आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल चंडीगढ़ के सेक्टर 27 स्थित प्रेस क्लब पहुंचे। इस दौरान हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 4 जून को पूरे देश में बदलाव आने वाला है। वहीं उन्होंने मोदी के ध्यान में जाने पर भी चुटकी ली। साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। चलिए आप भी सुनिए उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कहा। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਵਰ ਟੂ ਸਿੱਬਲ ਸਾਹਿਬ। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ आई कम हियर in two capacities, actually in three capacities. One, as a member of the legal profession, and therefore a colleague of the member who is candidate who is fighting the election. Two, in my capacity as a member of parliament. And three, as a citizen of this country. That's how I come. Chandigarh, of course, is my hometown. I studied here at St. John's. I first studied at Senior Model School, Chandigarh, Sector 16, and then came to St. John's. And I have very fond memories. My father was a lawyer, senior advocate in Chandigarh. So I am very, very deeply involved in whatever happens in Chandigarh. So I don't want the right man to be elected. I want a man who understands how Parliament runs, a man who has a vision, a man who writes on several subjects, multifarious subjects, who understands the politics of the day and deeply committed to the cause of people in the country. And therefore, I come here for him. I was also a congressman for several years. The blood of a congressman runs through me now. So, now कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आज अभी टीवी में बैठा था। मैं आपसे टीवी देखता नहीं हूँ, पर होटल में चले तो देखना पड़ता है। तो मैं स्ट्रीम टीवी में देख रहा था कि वहाँ मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान करने जा रहे हैं। अब जिस शख्स को विवेक का मतलब नहीं पता, जिस शख्स को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करेगा। मतलब एक फोटो आपको याद है तो केदारनाथ भी ऐसे ही गए, नाथ भी ऐसे ही ध्यान कर रहे थे। तो अगर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर वो प्रेरणा लेने जा रहे हैं विवेकानंद की राइटिंग्स की, उनकी स्पीचेस की, तो अच्छी बात है। ये विवेक की बात है कि वो कहते हैं कि भाई जो गहने हैं महिलाओं के जेवर हैं वो छीने जाएंगे और उन लोगों को दिए जाएंगे जो बच्चे विवेक की बात है। आप कहते हो कि आपके घर से टूटियां भी उठा के ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी। ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है कि आप कहने लगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे भी पैसे लेके छीन के किसी और को दे देंगे। ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है। वो कहते हैं कि भाई आप अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलामी करते हो, जिहाद वोट की पॉलिटिक्स करते हो, गुलामी करते हो, तो मुझे की भी गुलामी करेंगे। ये विवेक, इसको विवेक कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी पहले ये तो बताइए कि आप काहे को जा रहे हैं। आपने उस दिन मैंने सुना प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस दिन मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की उस दिन मुझे प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए।
मुझे इतना बड़ा सच बोल दिया मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि इतना बड़ा सच बोल रही हूँ। लेकिन जो भी इसका मतलब जो भी हमने देखा वो गलत देखा। मतलब कि गलती हमारी है कि हमने ऐसा देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा ही नहीं। मुझे याद है जब ये सत्ता में पहली बार आए और आने से पहले बड़े भाषण देते थे, जबरदस्त भाषण, और आप लोग आकर्षित भी होते थे। आज भी आकर्षित होते हो, आपकी वजह से नहीं, आप रिपोर्टर तो ज्यादा आकर्षित नहीं होता, आपके जो ओनर्स है ना वो ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो क्या है, उन्होंने कहा जीतने से पहले कहते हैं कि आपने कांग्रेस को 60 साल, मुझे आप 7 नहीं देते, याद है आपको? Just give me 60 months and I will give you a new Hindustan. What Hindustan he has given us after 120 months. जब 7 महीने खत्म हो गए, बोले 7 महीने और चाहिए। ये विकसित भारत है। तो एक नागरिक की हैसियत से मैं आज आपके सामने आया और सोच समझ के इस जनता को ये तय करना चाहिए कि किस किस्म का हिंदुस्तान में कुछ बहुत बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है। अगर पिछले 7 साल में उन्होंने ये काम किए हैं तो आप सोच सकते हो कि आगे क्या हो सकता है। ये सिब्बल साहब, आपने अलग अलग सेक्टर की बात की, लेकिन जुडिशरी की क्या पोजीशन है? मोदी रिजिम में जुडिशरी की क्या स्थिति है? ये जुडिशरी की स्थिति जैसा है वैसी है। वो ये एक संस्था है जो आज तक काबू नहीं हुई। अच्छा, पूछिए आप। थैंक यू वेरी मच। सर, आप चंडीगढ़ में हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काम अच्छी बात है। पर चंडीगढ़ में आज रोड शो है, अरविंद केजरीवाल जी मिनिस्टर है के साथ हैं। अच्छी बात है, कंजर्वेटिव नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ हम साथ है जहाँ नहीं है नहीं। सर, आम आदमी पार्टी तो हमेशा कहती आई है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है, फिर उनके साथ कैसे? आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी सब भ्रष्टाचारी है, और कांग्रेस क्या कहती नहीं है? पॉलिटिक्स होता है। अभी हमारे सामने चुनौती क्या है कि भाजपा को हराना। जो भारत जिसका मैंने दृश्य आपको बताया, उस भारत को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। सर, दल बदलने से लगता है लोगों में असमंजस होगी किस पार्टी में। कौन सा दल? पूछो इनसे कि महाराष्ट्र में किसने दल बदला? मोदी जी ने किसको गले लगाया, जिसको कहते थे 70,000 का भ्रष्टाचार उसने किया। जिनके खिलाफ ये आरोप लगाते हैं उनको गले लगा देते हैं। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, जरा मोदी जी से पूछना ना किसी दिन, उसकी तो हिम्मत नहीं रहती किसी को। वो तो कहते हैं कि साहब आप कैसे खाते हो, आप कैसे काट के खाते हो, चुप्स के खाते हो, ये तो आप सवाल पूछते हैं। चलिए, अभी आपने आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली की बात कर रहा हूँ। Supreme Court has refused to hear the bail extension plea of Kejriwal. For the Supreme Court to decide, I have already been saying that this is a political vendetta. I'll give you a small example, and वो बड़ा साधारण सी बात है। आप I hope I can persuade. एक हमारा दोस्त हार्दिक पटेल था, आपको याद हो? हार्दिक पटेल को 3 साल की सजा हुई। तो साथ में उनको ये भी आदेश हुआ था कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते। हाई कोर्ट से फैसला हुआ, मैं उनका वकील, हम यहाँ आए सुप्रीम कोर्ट में। तो ज्यादा मैं ना कहते हुए कुछ, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया स्टे ऑफ कन्विक्शन। वो चुनाव भी लड़े, जीते भी, भाजपा बिठाने की हो। तो एक शख्स जिसकी कन्विक्शन हुई हो वो सांसद भी बन सकता है, एमएलए भी बन सकता है, ठीक है। फिर आ जाओ, ये तो एक उदाहरण हो गया, ऐसे कई उदाहरण। दूसरा, आपके रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई चार्जशीट।
वो प्रचार भी कर रहे हैं ना प्रचार अपने बेटे के लिए उत्तर प्रदेश में। तो एक कन्विक्टेड पर्सन सांसद हो सकता है, एक शख्स जिसके खिलाफ चार्जशीट है वो भी सांसद हो सकता है, प्रचार भी कर सकता है, और एक शख्स जिसके खिलाफ एलिगेशन है वो प्रचार भी कर सकता है। केजरीवाल के खिलाफ तो केवल एलिगेशन है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा कानून हुआ? ये सरासर मैं समझता हूं कि इतना अन्याय है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, झूठे आरोपों के साथ। अब जैसे ही कोर्ट की डेट आती है, ये कहते हैं कि अभी अभी हवाला में कोई व्हाट्सएप एक दिन पहले वो क्लिक कर देते। ये भारत हमें नहीं चाहिए, ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए। I hope you have now appreciated the answer that I've given. The court should also think about this. So then what about, sir, the Be clear. Let's not be carried away by any agendas. We are here as citizens of the country. We must work for my country. All of us. I don't care which party you vote for. That's not the issue. Issue is vote for a party who thinks about India, not thinks about himself and his party. There's no space for anything in this country anymore. So this government has laid a lot of emphasis on Make in India and self-reliance. So you think it has not worked for the last 10 years? देखिए ऐसा है कि the other thing I want to say, मैं अगर कहूँ कि कुछ भी नहीं हुआ, ये भी गलत है। एक गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूम। अगर मेरी मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी तो वो आज भी काम कर रही है। तो ऐसा तो नहीं कि कोई काम नहीं होता, लेकिन जिस वादों के साथ आप सत्ता में आए थे वो विफल हो गए, और आज उनकी आप बात नहीं करते क्योंकि आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। तो आप इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स, जिहाद वोट, इन चीजों की बात करते हैं। ये बात। And they also say, sir, the बंदे ना साढ़े चाटी क्या कर रहे हैं, लेकिन वोट कर रहे हैं। सिद्धू साहब, आपने इनइक्वालिटी की बात की, इनइक्वालिटी बढ़ी है। हाँ, किसी जो असमानता है, इनइक्वालिटी जो है, हाँ वो तो बड़ी। तो पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आर बेसिकली responsible for this. Now I tell you that this is globally true. What you are saying is globally true. In other words, what has happened is when you liberalize the economy, the rich became richer. That's true in America. That's true here also. But the Congress started a liberal process. You are right. You are right. So the trickle down. That's why it is our policy. The Manrega was our policy, where we realized that it's not trickling down. He first criticized Manrega in Parliament. You remember what he said about Manrega? Right, then he realized that no, he will not be able to survive. So he took forward Manrega, but no, he's not given the allocations on Manrega because he doesn't have the money. So we tried to do, therefore we had to subsidize, there was no choice. Therefore we are now saying 1,000 rupees in the Congress manifesto, they are saying all this. Because ultimately, this system of liberalization, making the rich rich, does not work without the economy being catering to the needs of the community. And I tell you the two basic things this देश में हमें क्या चाहिए, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। और शिक्षा और स्वास्थ्य में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी नहीं हुई। आपको याद होगा, I was the one who brought in the right to education. इसलिए कहा था कि अगर आप एजुकेशन दोगे, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं हमारे बच्चे, तो निश्चित रूप से वो बड़े होके वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा। But the economy also has to grow at the same level. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बट बड़े दिनों के बाद में आया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज के दिन क्या होना चाहिए? मैं आपको पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता। आज के दिन क्या होना चाहिए? हमारी जो एजुकेशन की नीति है, that is based on the colonial foundation. हिस्ट्री का ऑनर्स हो जाए, this honors, that honors, उसमें जॉब तो नहीं मिलेगी ना किसी को। So we should start working towards the needs of the economy. For example, if you have mobile phones to be manufactured, then
Vivo or Samsung or anybody should set up institutes in India, give them an ATC deduction, right, and train people to service this economy. If you have your telecom towers, my heart. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन जो है उसको कमजोर किया है कांग्रेस ने और मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एबीसी रिजर्वेशन गुजरात में किसकी हुई है? मुस्लिम्स की हुई है ना? मुझे जरा पूछ लेना किसी ने। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है तो सीए है हमें धारा 370 है कि या वो जितने भी चीजें हो रही हैं वो भगवान करा रहा है। पानी वो खुद ही भगवान है, भगवान ही करा रहे हैं। उन्होंने किया कि भाई जब मेरी माता जी, मैं सोचा सी जब वो जिंदा सीगा मैं उन्होंने का बेटा सी, उन्होंने ध्यान के बाद मैंने लग्या कि भगवान ने मैंने उत्थे भेजे, तो भगवान ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ मतलब कि मुझे नहीं ज्यादा करना चाहिए। सर पंजाब से भगवान भी चाहता है कि मुजरा इस तरह होना चाहिए, वोट बैंक पार्टी का मुजरा। ये देखिए कि जब बंदा सोचे ना कि मैं सब तो बड़ा, मैं खुद भगवान हाँ, तो फिर इस किस्म की गल्लां होती हैं। जिस बंदे को विवेक नहीं हो, विवेकानंद क्यों जा रहे हैं रॉक मेमोरियल? सिवल साहब, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जैसे 16वां लुई था फ्रांस का, उन्होंने कहा था आई एम द स्टेट। कहीं हमारा भारत भी उसी तरह से तो नहीं बढ़ रहा है कि आई एम द स्टेट? But he is already the state. बढ़ क्या रहा है? वो है, वो तो वास्तविकता है। जो बनना है करते हैं, जो बनना है कर रहे हैं। किसी को अंदर करना नहीं करना, मस्जिद या मेले लगा देना, ये करना, सब डरे हुए हैं। क्वेश्चन है कि भाई इंडस्ट्री बेचारी क्या करे? इंडस्ट्री मीडिया को ओनरशिप मीडिया इंडस्ट्री की है। इंडस्ट्री के अपने करोड़ों करोड़ काम होते हैं, एडवर्टाइजमेंट सरकार से मिलती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड द्वारा ये सब दे हैव बिकम द रिचेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। तो करे क्या कुछ? ये सिवल साहब, ये 5 नंबर की इकोनॉमी इंडिया की हो गई है, इसके बारे में आपकी क्या? मैं आपसे उदाहरण देता हूँ। अपनी जो 5, 3, 2, इसका मैं जरा आपको थोड़ी सरल तरीके से समझाता हूँ। तो आपके परिवार के अगर 2 बच्चे और आप मियाँ बीवी हो, तो 2 बच्चे कमाते हैं तो आमदनी होगी ना, तो आपका जो टोटल कैपिटल है सबको पता होगा। आपके बच्चे अगर 6 बच्चे और पैदा कर, उनकी अपनी बीवियां हो जाए, उनकी भी नौकरियां लग जाएगी, बढ़ जाएगी, तो जिस देश में संख्या बढ़ती जाएगी वो इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। इसमें कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, तो सिंपल अरिथमेटिक की बात। जहाँ आमदनी बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। आपके एक 140 मिलियन पीपल नहीं होती, सॉरी 140 करोड़ नहीं, तो आपकी इकोनॉमी नहीं होती, बढ़ती नहीं। जैसे यूके की इकोनॉमी है, जहाँ संख्या कम होगी वहाँ इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। हाँ, अरे भाई कोई काम तो करेगा ना, कोई 50 रुपया पकौड़े बनाता है, बेचता है, वो पैसे तो आएंगे ना। Correct, you are right. In other words, if somebody is not employed, he will do something or the other. He may go to Mandela and earn. That will also add to the economy. So they are earning, then you are saying they are I didn't say they are unemployed. Many of them don't get jobs, but those who get jobs still, when the numbers are there, the economy will certainly grow. But it has nothing to do with the growth of at the moment. If the economy, you know how much the government of India is borrowing? ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।